जो आर्टरीज को यानी दिल की नालियों को साफ करने में मदद करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मसले की जिसमें खून की नालियों की इनसाइड लेयर जो अंदरूनी परत होती है ये डैमेज होने लगती है। इसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। और अगर इस लेयर में कोई डिस्फंक्शन हो जाए तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है, जिसकी वजह से खून की नालियां सख्त हो जाती है। आर्टरीज का अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है। आर्टरीज का काम है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, मगर जब ये अपना फंक्शन लूज कर देती है तो यहाँ कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जो वक्त के साथ साथ वजह बन सकता है क्लॉट फॉर्मेशन की। इनिशियली ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, खून का बहाव मुतासर होता है, और अगर ये लंबे अरसे तक चलता रहे तो ये वजह बन सकता है स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की। आर्टरीज में क्या चल रहा है इसे देखने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट मौजूद है जिसे कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन स्कोरिंग या स्कैन टेस्ट कहते हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, जल्दी हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ये आम दूसरे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से बेहतर है क्योंकि इसमें आर्टरीज में मौजूद कैल्शियम की अमाउंट को देखा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए जो कि जीरो प्लाकिंग को जाहिर करती है, लेकिन ये 100, 200, 500 इवन कुछ लोगों में 1000 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये वैल्यू बहुत हाई है तो जो बातें मैं अभी करने लगा हूँ उन पर जरूर अमल करें और फिर कुछ महीने बाद इसे दोबारा टेस्ट करें, और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस टेस्ट का नंबर नीचे आए। नंबर 1 पे अपनी इंसुलिन को नॉर्मल रखें। इंसुलिन हाई नहीं होनी चाहिए, और ये आप कर सकते हैं अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करने से। मैदा, पास्ता, पिज्जा, बाजार की तली हुई चीजें कम खाने से। आप यकीन करें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एक थेरेपी का काम करती है। इसे कीटो डाइट कहते हैं। और हेल्दी कीटो डाइट, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल जीरो नहीं किया जाता। 30 ग्राम से लेके मैक्सिमम 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरे दिन में खाते हैं। तो अपने खाने को आप लो कार्ब रखेंगे और आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग आप किस तरह करेंगे इस पे पिछली वीडियोस में डिटेल में बात हुई है। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इंसुलिन नीचे आती है, और ये इंसुलिन ही है जो आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक और चीज बनती है एजीज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आर्टरीज में मौजूद प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। ये प्रोटीन्स अपनी साख खो देती हैं, अनयूजेबल हो जाती हैं। सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख बदलने लगते हैं। जो नए सेल्स बनते हैं ये सख्त होते हैं, खून की नालियों को सख्त बना देते हैं। फिर इनमें से गुजरने वाला खून प्रेशर के साथ गुजरता है। इसकी मिसाल पानी के पाइप जैसी है कि अगर पानी का पाइप किसी वजह से सख्त हो जाए या इसका मुंह तंग हो जाए तो पानी प्रेशर के साथ इस पाइप में से गुजरता है। तो जब खून की नालियां सख्त हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नंबर 1 पे लो कार्ब डाइट है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप राइट अवे हैंडल कर सकते हैं, फौरी एक्शन ले सकते हैं, और जरूर करें क्योंकि ऐसा ना करने से बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो फायदेमंद नहीं होंगे। नंबर 2, आप अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करें जिनमें विटामिन K2 पाया जाता है। इस लिस्ट में अंडे, बीफ लिवर, चिकन लिवर और दूसरे ऑर्गन मीट शामिल। और अंडे की जर्दी में K2 ज्यादा होता है। और स्लो कुक करें, जर्दी को ज्यादा ना पकाएं। कोशिश करें कि देसी अंडे लें। फिर उसके बाद मक्खन, देसी घी, और ये भी आप घर में बनाएं तो बेहतर है। प्रोसेस ना लें, बाजार से ना लें। गोश्त भी अच्छी क्वालिटी का लें। फिर होममेड फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही और अचार, स्पेशली सिरके वाला अचार, इन्हें भी अपने खाने में शामिल करें क्योंकि फर्मेंटेड फूड्स आपके गट माइक्रोबायोम यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, और बदले में ये विटामिन K2 बनाने में और इसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। नंबर 3 पे विटामिन ई कॉम्प्लेक्स, और कोशिश करें जिस पे टोकोट्रेनोल्स लिखा हो वो लें। विटामिन ई की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ये टाइप रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से भी विटामिन ई ले सकते हैं। इसमें पालक, सरसों का साग, मूली के पत्ते, मेथी, शलजम वगैरह ये सब शामिल है। लेकिन टोकोट्रेनोल्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये फाइब्रोसिस को रोकता है, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट को मजीद खराब होने से रोकता है। नंबर 4 पे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार अपने खाने में कम कर दें। इसमें बहुत से वेजिटेबल ऑयल्स या कुकिंग ऑयल्स आ जाते हैं। कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, बाजारी प्रोसेस्ड ऑयल्स को अपनी डाइट में लिमिट करते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आप अपना खाना खुद बनाएंगे। किसी चीज को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब उसे मेजर किया जा सके। घर में आप नाप सकते हैं, लेकिन बाजार में क्या चीज कितनी मिकदार में डाली गई है ये जानना मुश्किल होता है। ओमेगा 6 को आप ओमेगा 3 से रिप्लेस कर दें जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वॉलनट्स, फिश ऑयल वगैरह। और जब गोश्त बनाएं तो उसे उसके अपने फैट में ही बनाएं। चिकन को स्किन के साथ पकाएं। देसी चिकन में ओमेगा 3 की मिकदार फार्मी चिकन की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा होती है। गोश्त की क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 5, खून की नालियों की स्टिफनेस या सख्ती की वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो आपको पोटासियम अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। पोटासियम इन आर्टरीज को साफ करता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग सब्जियां बिल्कुल ही नहीं खाते, जिसकी वजह से बॉडी में पोटासियम कम जाता है। इसमें जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो ये कि आपको एक बड़ा बोल सैलेड का रोजाना जरूर खाना चाहिए। और अगर टाइम कम है, डेली लाइफ में आप बिजी हैं, मैं खुद भी कभी कभार ऐसा करता हूँ कि सब्जियों की स्मूदी बना के आप पी सकते हैं। अगर टाइम कम होता है खाने का, ग्राइंडर में डालें सब्जी अपनी पसंद की, ग्राइंड करें और खाने के साथ एक एक सिप करके पी लें। इससे जो पोटासियम बॉडी में जाएगा ये ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करेगा। अब आखिरी पॉइंट है विटामिन डी।
विटामिन डी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, और इसे फूड से लेना बहुत ही मुश्किल है। इसे आप धूप में बैठ के या सप्लीमेंट से ले सकते हैं। जैसे ही आप विटामिन डी लेना शुरू करेंगे, आप खुद नोट करेंगे कि ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है पोटासियम और विटामिन डी का, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और बेहतरीन सुपर फूड है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अनार। अनार को आप सैलेड में डाल सकते हैं। पोमेग्रेनेट सप्लीमेंट भी मिल जाता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ अनार नहीं मिलता या ऑफ सीजन। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है।